हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन में। दोस्तों, आज से 100 साल पीछे जाते हैं। कहानी तब की है जब 1920 और 30 के दशक पे रिसर्च के नाम पे साइंटिस्ट सिर्फ जानवरों पे भी नहीं, इंसानों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया करते थे। इस रिसर्च की वजह से न जाने कितने इंसानों को बहुत ही यातनाओं से गुजरना पड़ा, बहुत ही टॉर्चर और ऐसे तरह के एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर होते थे कि कुछ लोग तो उस लैबोरेटरी में ही दम तोड़ देते थे। तो इस रिसर्च के नाम पे ये बार्बरिकता, ये टॉर्चर जो इंसानों के ऊपर की जाती थी, इससे बहुत ही लोगों को बहुत दर्द से गुजरना पड़ा। लोगों में शारीरिक शक्ति के अलावा वो अपंग हो जाते थे, उनको कोमा में वो चले जाते थे। इस रिसर्च को कंसंट्रेशन कैंप या फिर किसी तरह के आर्मी कैंप, आर्मी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के नाम पे किया जाता था। और इसी रिसर्च की वजह से बहुत सारे परिवार अनाथ हो गए, बहुत सारे परिवार को अपने प्यारे लोगों को खोना पड़ा। अब इस रिसर्च को ही नहीं दोस्तों, इस रिसर्च के बाद बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी हुई, इसको दुर्घटना कहते हैं, क्योंकि इसी दुर्घटना की वजह से इंसानों को नहीं बल्कि बच्चों को भी सफर करना पड़ा। हाँ दोस्तों, इस रिसर्च ने बच्चों को भी नहीं बख्शा। 10,000 बच्चे इस रिसर्च के नाम पे बलि हुए, उनको सफर करना पड़ा। और आप समझ ही सकते हैं कि इस रिसर्च ने कितने परिवार का चैन और सुकून छीन लिया था। दुनिया भर के लीडर्स के दिमाग ठिकाने में आए। उन्होंने जब देखा कि इसके वजह से इस तरह से लोगों को दर्द और तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया कि दुनिया भर में रिसर्च में कुछ ऐसे बदलाव लाए जाए जो कि इंसानों के हेल्थ और सेफ्टी को ही नहीं देखे, बल्कि उनको जस्टिस भी दे, उनको रेस्पेक्ट भी दे। तो इसी तरह से धीरे धीरे जब दौर गुजरता गया, जब साल बीतते गए, तो रिसर्च में, क्लिनिकल रिसर्च में अपग्रेडेशन होते रहे, बदलाव होते रहे, पॉलिसीज और गाइडलाइंस बदलते रहे, जो कि ह्यूमन के राइट्स और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए किया गया। अब बात करते हैं कि जब ये क्लिनिकल रिसर्च में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो बदलाव आते गए, जो प्रोसेसेस में चेंज या प्रोसीड्योर्स में चेंज होते गए, उसके अलावा दुनिया भर के लीडर्स ने, दुनिया भर के साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना सब्जेक्ट्स जो कि ह्यूमन सब्जेक्ट्स थे, उनके लिए एक एथिकल प्रिंसिपल्स क्यों ना बनाया जाए। अब एथिकल प्रिंसिपल्स की जब बात आती है तो एथिक्स के बारे में एक चीज हमारे माइंड में जरूर आता है। ये एथिकल प्रिंसिपल्स होता क्या है? तो एथिक्स वही है दोस्तों कि जो चीज सही तरह से करे, जो न्यायपूर्वक हो, जो एक बायसनेस नहीं, एक पार्शियलिटी नहीं देखे, जो देखे कि ओवरऑल वेलबींग ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो एथिक्स का मतलब सीधे शब्दों में यही है कि राइट्स, ह्यूमन राइट्स को और उनके सेफ्टी को सही तरह से देखा जा रहा है या नहीं। किसी भी प्रोसेस को अगर फॉलो किया जाता है, चाहे वो रिसर्च हो या ह्यूमन के हेल्थ के रिलेटेड कोई भी ट्रायल्स, तो उसको सही तरह से फॉलो किया जा रहा है या नहीं, जिसमें सब्जेक्ट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका वेलबींग यानी वो सही रहे, उनकी हेल्थ सही रहे और उनके राइट्स सुरक्षित रहे। तो इस राइट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई या इस राइट को हम कैसे इलाबोरेट करेंगे? राइट्स यानी कि कोई भी सब्जेक्ट को फोर्सफुली या फिर किसी भी तरह उन्हें बलपूर्वक किसी भी ट्रायल में उन्हें पार्टिसिपेट ना करवाया जाए, जो कि कंसंट्रेशन कैंप्स में देखा गया है कि बहुत सारे रिफ्यूजीज को, बहुत सारे लोगों को बलपूर्वक आर्मी एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल किया करती थी। तो वो कभी भी नहीं किया जाएगा। ये था एथिक्स या एथिकल प्रिंसिपल्स। कोई भी सब्जेक्ट्स अगर चाहे, उन्हें अगर लगे कि क्लिनिकल रिसर्च में या इस ट्रायल्स में अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो फील करते हैं कि नहीं, आई डोंट वांट टू बी इन दिस ट्रायल, तो वो जब कभी भी उस ट्रायल से अपना नाम हटा सकते हैं, वो विड्रॉ कर सकते थे। तो ये राइट्स की बात की जा रही थी। तो इसी बहुत सारे एथिकल प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए एक रिव्यू बोर्ड बनाया गया, जिस रिव्यू बोर्ड का नाम था इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। जो बेसिक
प्रिंसिपल्स थे, जो इस रिव्यू बोर्ड का मेन मकसद था, वो था रिस्पेक्ट फॉर पर्संस। जो भी ट्रायल में पार्टिसिपेट करे, जो सब्जेक्ट्स पार्टिसिपेट करे, उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाए, उनको सही तरह से रेस्पेक्ट दिया जाए। दूसरा जो पॉइंट था, बेनिफिट टू द सोसाइटी, यानी कि कोई भी ट्रायल या कोई भी क्लिनिकल रिसर्च अगर कंडक्ट किया जाता है तो वो सोसाइटी में बेनिफिशियल हो, वो सोसाइटी के अच्छे के लिए यूज किया जाए। यानी कि कोई ड्रग्स या मेडिसिन, मान लेते हैं कि अगर कोई कैंसर का या कोई क्रॉनिक डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए कोई दवाई की तैयार की जाती है, तो इस तरह के दवाई सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। जस्टिस, प्रॉपर तरीके से जो सब्जेक्ट्स इस ट्रायल में या इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको सही तरह से जस्टिस मिले। अगर उनका हेल्थ खराब हो जाता है, वो और भी ज्यादा सीरियस कंडीशन में चले जाते हैं और किन्हीं वजह से उनकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो फिर उनके परिवार को वो कंपनी कंपनसेट करे। तो इस तरह के जो एथिकल गाइडलाइंस है वही फॉलो किया जाएगा हर रिसर्च में। यही काम था आईआरबी का, इसी चीज को आईआरबी मॉनिटर करती थी। ये इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड या आईआरबी 12 जुलाई 1974 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया ग्लोबली, और इसी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड तभी से प्रोएक्टिवली हर रिसर्च के प्रोसीड्यूर्स को मॉनिटर करती है और हमेशा ही देखती है कि एथिक्स के जो गाइडलाइंस या प्रिंसिपल्स है वो कोई भी कंपनी जो रिसर्च कर रही है वो फॉलो करती है या नहीं। अब बात करेंगे कि ये आईआरबी का पर्पस क्या था। आईआरबी का ये पर्पस था कि वो अश्योर करे, वो देखे कि जो सब्जेक्ट्स किसी भी ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए जो प्रोसीड्यूर्स या स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं किसी रिसर्च में, वो सही तरह से उनके हेल्थ को और राइट को प्रोटेक्ट करता है या नहीं। तो इस आईआरबी में मैक्सिमम 7 या मिनिमम 5 मेंबर्स होना जरूरी है। और इस आईआरबी या इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड में साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड दोनों के ही लोग मेंबर्स के हिसाब से रहते हैं। जैसे कि एक साइंटिस्ट भी आईआरबी का मेंबर हो सकता है और एक जज भी, एक टीचर भी आईआरबी का मेंबर हो सकता है, तो एक किसान भी। तो बेसिकली अनबायस्ड और पार्शियलिटी के बिना कोई भी जजमेंटल डिसीजन लेना हो तो आईआरबी इसी मेंबर्स के साथ डिस्कशन करती है, और यही मेंबर्स होते हैं जो कि आईआरबी में मौजूद होते हैं और कोई भी रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है जो कि है कि ये आईआरबी और आईईसी, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड और इंडिपेंडेंट एथिक्स कमिटी, ये क्या सेम है या डिफरेंस है? क्योंकि दोनों का ही काम एक है कि कोई भी सब्जेक्ट जो है उनके राइट्स एंड सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना। तो बेसिकली आईआरबी और आईईसी सेम है, दोनों का काम सेम है। इनको बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, इंडिपेंडेंट एथिक्स कमिटी, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स बोर्ड, और बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। लेकिन इनका मेन पर्पस सेम है कि प्रोटेक्ट द राइट्स एंड सेफ्टी ऑफ द सब्जेक्ट्स हु पार्टिसिपेटेड इन क्लिनिकल रिसर्च। अब बात करेंगे प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस से गुजरता है, या इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड किसी भी क्लिनिकल रिसर्च एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से थॉरोली रिव्यू करता है, हर एक्टिविटी को, और उसके लिए एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि सबमिट किए जाते हैं इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड को, ताकि उसको वो रिव्यू कर सके और उसी बेसिस पे उस ट्रायल को या उस रिसर्च को वो अप्रूवल दे सके। दोस्तों, आईआरबी के पास एक स्ट्रिक्ट एंड कंफर्म अथॉरिटी होती है कि वो चाहे तो किसी भी क्लिनिकल रिसर्च को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनमें किसी पार्ट को एडिशन कर सकते हैं, हटवा सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं या डिसअप्रूव कर सकते हैं। तो इसी
सिलसिले को जारी रखने के लिए क्लिनिकल रिसर्च जो कंडक्ट करती है, जो कंपनीज या जो अथॉरिटीज, उनको ये ध्यान में रखना जरूरी होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है, जो डॉक्यूमेंट्स सब्जेक्ट रिलेटेड हो या क्लिनिकल ट्रायल रिलेटेड है, वो आईआरबी के पास टाइमली जाना जरूरी है, ताकि वो टाइमली उसको रिव्यू कर सके और उसी बेसिस पे उस ट्रायल को अप्रूव किया जाए। आईआरबी का जो प्रोसेस है उसको कई डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले जो पार्ट आता है उसको हम कहते हैं प्री रिव्यू। इस प्री रिव्यू को आईआरबी कोऑर्डिनेटर देखते हैं और इस प्री रिव्यू के दौरान किसी भी क्लिनिकल रिसर्च में कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है या किसी पार्ट की को एडिशन करना है या किसी पार्ट को, या अगर किसी आईआरबी के टीम को लगे कि क्लिनिकल रिसर्च में इस एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, तो उसको वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्लिनिकल रिसर्च टीम को कि इस पार्ट को हटाया जाए। और ये भी उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो क्लैरिफिकेशन मांग सके, पर्टिकुलरली किसी साइट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर से कि इस क्लिनिकल साइट में या इस क्लिनिकल ट्रायल में मुझे इस तरह की क्लैरिफिकेशन चाहिए, मुझे ये जानना है कि ये एक्टिविटी पर्टिकुलरली क्यों की जाती है। तो इस तरह के क्लैरिफिकेशन प्री रिव्यू के दौरान आईआरबी मांग सकती है। अब जब ये प्री रिव्यू कंप्लीट हो जाता है तो आईआरबी एप्लीकेशन भेजा जाता है क्लिनिकल रिसर्च टीम की तरफ से और आईआरबी उस एप्लीकेशन के बेसिस पे क्लिनिकल रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करती है। सबसे पहले रिव्यू करती है आईआरबी चेयरपर्सन्स, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड में जो चेयरपर्सन है, जो बोर्ड ऑफ कमिटी है, वो पहले रिव्यू करते हैं ऑल द डॉक्यूमेंट्स या आईआरबी एप्लीकेशन। ये आईआरबी एप्लीकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, लेकिन आईआरबी एप्लीकेशन को सही तरह से क्लिनिकल रिसर्च टीम को सही तरह से प्रिपेयर करके रिव्यू बोर्ड को भेजना होता है और उसी बेसिस पे रिव्यू स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले रिव्यू करते हैं चेयरपर्सन, उसके बाद रिव्यू करते हैं डेजिग्नेटेड रिव्यूअर, जो कि थॉरोली आईआरबी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। उसमें अगर कोई फाइंडिंग्स है तो वो डिस्कशन करते हैं, पर्टिकुलरली साइट के साथ डिस्कस करते हैं, रिव्यू बोर्ड के साथ डिस्कस करते हैं। वो चेक करते हैं कि पॉपुलेशन में कोई डिस्क्रिपेंसी है या नहीं, या पॉपुलेशन में डेटा में कोई गड़बड़ है या नहीं। वल्नरेबल पॉपुलेशंस, यानी कि जो सेंसिटिव पॉपुलेशंस है, मोस्ट एजेड पॉपुलेशंस को लिया गया है या मोस्ट इन्फेंट पॉपुलेशन को लिया गया है या नहीं, ये बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक किया जाता है। और आखिरकार चेक किया जाता है कंटिन्यूइंग रिव्यू। ये कंटिन्यूइंग रिव्यू में देखा जाता है कि कोई स्टडी अगर प्रोलॉन्ग्ड हो तो उसमें अगर किसी इंटरव्यूअर में रिव्यूअर की जरूरत होती है। मान लेते हैं कि कोई स्टडी लगभग 3 साल के लिए होने वाली है, तो उस 3 साल में एवरी क्वार्टर या एवरी मंथ इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड को डेटा भेजा जाता है आईआरबी एप्लीकेशन के नाम पे। आईआरबी एप्लीकेशन के बेसिस पे आईआरबी उस डेटा को कंटिन्यूअसली रिव्यू करती है। अब बात करेंगे कि आईआरबी एप्लीकेशंस में क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं। तो सबसे पहले होता है बेसिक स्टडी इंफॉर्मेशन। किसी भी क्लिनिकल रिसर्च को अगर कंडक्ट किया जाता है, किसी भी कंपनी कोई क्लिनिकल रिसर्च को कंडक्ट करती है, तो उसमें जो रिसर्च रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन होते हैं कि उस स्टडी का क्या बेनिफिट है, उस स्टडी में किस किस तरह के सब्जेक्ट्स को लिया जाएगा, मेडिसिन का डिजाइन क्या है, या फिर किस तरह से कितनी दिनों के लिए ये क्लिनिकल रिसर्च होने वाला है। बेसिक स्टडी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में ये सब इंफॉर्मेशन रहते हैं। उसके बाद एक ड्राफ्ट प्रोटोकॉल या टेम्पलेट प्रोटोकॉल, यानी क्लिनिकल रिसर्च रिलेटेड जो प्रोटोकॉल होते हैं उसको भेजा जाता है रिव्यू बोर्ड के पास, ताकि वो प्रोटोकॉल पढ़े समझे कि किस तरह से ये क्लिनिकल रिसर्च होने वाला है। टेम्पलेट आईसीएफ, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म बेसिकली वो फॉर्म होता है जिसमें जो सब्जेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे उनको बताया जाता है कि इस क्लिनिकल ट्रायल में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इस क्लिनिकल ट्रायल में इस तरह के प्रोसेस होने वाले हैं, आपको ये दवाई दी जाएगी, पूरा डिटेल प्रोसेस समझाया जाता है। उसके बाद
सब्जेक्ट से पूछा जाता है कि अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म साइन कीजिए। तो सब्जेक्ट इसी इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म को साइन करते हैं और कंसेंट देते हैं कि हाँ, मैं इस क्लिनिकल रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए अग्री करता हूं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट भेजा जाता है उसको कहते हैं चाइल्ड असेंट फॉर्म। सपोज अगर कोई चाइल्ड किसी क्लिनिकल रिसर्च में पार्टिसिपेट करता है तो उसके लिए ये चाइल्ड असेंट फॉर्म को फिलअप किया जाता है और भेजा जाता है। ह्यूमन सब्जेक्ट रिसर्च ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट मटेरियल्स, इंटरव्यू, सर्वे एंड क्वेश्चंस एंड स्कूल अप्रूवल लेटर, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आईआरबी एप्लीकेशंस के अंदर कंसीडर्ड होते हैं और इसी सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लिनिकल रिसर्च टीम आईआरबी के पास रिव्यू के लिए भेजती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आईआरबी के बारे में आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट इस वीडियो के जरिए क्लियर रहा होगा। कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके मन में आते हैं या कोई भी डाउट्स अगर आपके हैं इस आईआरबी को लेकर तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और इस इंडिपेंडेंट एथिक्स कमिटी या इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड का काम सेम होता है, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आईईसी को लेकर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं ये वीडियो लेके जरूर आऊंगा। तो आज बस यही था दोस्तों, आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे। धन्यवाद।